स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग राज्यसभा की बातें किए थे और राज्यसभा का जो अगला पड़ाव है वो दूसरे पार्ट में हम लेके आए हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि राज्यसभा में और कौन कौन सी चीज़ें थी। हम लोगों ने अभी तक राज्यसभा की सीटों के बारे में जाना था। जैसे इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो जाना था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है और राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, इन सब सदस्यों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। क्योंकि जब संसद हम लोगों ने पढ़ी थी तो संसद के हम लोगों ने 3 अंग वर्गीकृत किए थे और जो 3 अंग संसद के वर्गीकृत किए थे उसमें से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के अंग कितने? 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इस पर हम लोग विचार कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे, जिसमें से हम लोगों ने संसद की जो संरचना है उस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि संसद की जो संरचना है वो किस तरीके से संसद की संरचना बनी है। राज्यसभा में सीटें, लोकसभा में सीटें किस प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं और वर्तमान में जो राज्यसभा में सीटें हैं वो कितनी हैं। 2026 में परिसीमन होने के बाद में राज्यसभा में सीटें कितनी हो जाएंगी, लोकसभा में सीटें कितनी हो जाएंगी परिसीमन होने के बाद में। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे इससे पहले की क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा, जो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो दिया गया है राज्यसभा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में हमने जाना था कि राज्यसभा में जो सीटों के बारे में हम लोगों ने जाना था इससे पहले की क्लास में, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे आज कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं और अधिकतम सीटें कितनी हैं। इसके साथ साथ नवीनतम जो राज्यसभा का गठन हो रहा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हो सकती है और सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। जैसे हमने बोला था कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं, जैसे हमने बात की थी राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित हैं, तो वर्तमान में सदस्य कितने निर्वाचित हैं राज्यसभा में? तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ये बात हम जान चुके थे कि वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों से हैं और 12 सदस्य आपके मनोनीत हैं। मनोनीत जो सदस्य हैं वो 12 हैं और 233 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित सदस्य। कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य हैं। ये कहाँ से निर्वाचित हैं? राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं। जिसमें से आपने देखा था कि इन 233 सदस्यों में से आपने देखा था 233 सदस्यों में से जो संघ शासित राज्य से, यूटी से और सिर्फ राज्यों से जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके बारे हम लोगों ने बात की थी। तो संघ शासित राज्य से निर्वाचित सदस्य कितने बताए थे आपको? संघ शासित राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 8 और राज्यों से निर्वाचित सदस्य जो हैं हमारे वो कितने हैं? तो राज्यों से निर्वाचित सदस्य हमारे कितने थे? 225। कितने सदस्य थे? 225 सदस्य थे। संघ शासित राज्य में हम लोगों ने बात की थी कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य थे? तो जम्मू कश्मीर से हमारे 4 सदस्य थे, दिल्ली से कितने? 3 सदस्य थे और पुडुचेरी से कितने? 1 सदस्य थे। तो हम लोगों ने इतनी बातें की थी कि राज्यसभा में 233 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित हैं। और निर्वाचित कैसे कैसे हैं? राज्यों से कितने सदस्य हैं? 225 सदस्य राज्यों से। 8 सदस्य कहाँ से हैं? 8 सदस्य हमारे संघ शासित राज्य से। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? 12 है। और कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? जैसे मैंने बताया था आपको, कला है, साहित्य है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है और समाज सेवा। समाज सेवा से ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। क्लियर है? कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर है? आज हम इसी के आगे बात कर रहे हैं कि हमने बात की थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जो गठन है वो किस प्रकार से हुआ था और कैसे कैसे इसने राज्यसभा में सारी चीज़ें बना करके तैयार की थी।
जैसे हमने बात की थी इससे पहले क्लास में कि राज्यसभा जब स्थापित किया गया था भारत में, तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया? इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना गया था। राज्यसभा का जो गठन हुआ था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना गया था। और राज्यसभा का नाम राज्यसभा जो पड़ा था, ये कब पड़ा था? राज्यसभा का नाम राज्यसभा जो पड़ा था वो कब पड़ा था? या हम बात करें राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हमने बात की थी कि संविधान में राज्यसभा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो गठन किया गया है ये कहाँ से आया है? ये ब्रिटेन के संविधान से आया है। ब्रिटेन में आपने देखे थे 2 सदन थे, तो उन 2 सदनों में से उच्च सदन और निम्न सदन की हम लोगों ने जो बातें की थी कि वो उच्च सदन और निम्न सदन जो थे उन्हीं की तर्ज पर हम लोगों ने भारत में भी उच्च सदन और निम्न सदन बनाया है। तो भारत में जो राज्यसभा है हमारा, ये कैसा है? ये उच्च सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। जब ब्रिटेन की तर्ज पर इसको स्थापित किया गया था तो हमने इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से स्थापित किया था। और राज्यसभा का जो गठन है वो कब हुआ था? वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ध्यान रखना, जो राज्यसभा का गठन किया गया था, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट के स्थान पर इसका नाम राज्यसभा पड़ा। कब पड़ा? 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसका नाम क्या किया गया? राज्यसभा रखा गया। 1954 से पहले हम इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से ही जानते थे। राज्यसभा जो है ये हमारा कैसा सदन है? उच्च सदन है। और संसद में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब राज्यसभा में जो सांसद आते हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं? तो राज्यसभा में जो सांसद आते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं। और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा में जाते हैं ये जनता के द्वारा चुनकर के संसद में पहुंचते हैं। ये जनता के द्वारा चुनकर के पहुंचते हैं और ये जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर के पहुंचते हैं। अंतर को समझो। राज्यसभा में जो सांसद आते हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं। और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये जब पहुंचते हैं संसद में, तो इनको चुनकर कौन पहुंचाता है? इनको चुनकर के पहुंचाते हैं राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, अर्थात आपके विधायक जो होते हैं, वो इनको चुनकर के कहीं ना कहीं कहाँ पहुंचाते हैं? ये संसद पहुंचाते हैं। और ये कहाँ बैठते हैं? ये राज्यसभा में बैठते हैं। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का करते हैं और संघ शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जब देश में कोई कानून का निर्माण होता है, जब कानून बनाया जाता है, तो सीधी सी बात है कि लोकसभा को ज़्यादा कहीं ना कहीं शक्तियाँ इस क्षेत्र में दी जाती हैं और रहती भी हैं। लोकसभा इन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर ले, राज्यों के ऊपर या कोई ऐसी विधि का निर्माण ना कर दे जिस वजह से कहीं ना कहीं ये राज्य को शोषित होने से बचाने के लिए, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर सांसदों को बिठाया जाता है। क्लियर है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर हम लोग देखें तो निर्वाचन जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें सीधा जनता द्वारा वोट नहीं डाला जाता है। यहाँ पर जो जनता जिन जनप्रतिनिधियों को निधियों को जो चुनकर के पहुंचाती है, तो इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनको चुना जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन जनप्रतिनिधि? जैसे आपने राज्यों में विधायकों को चुनकर के राज्य की विधानसभा में पहुंचाया है, तो समझ लो यही आप कहीं ना कहीं देखेंगे, हाँ ये हमारे राज्यसभा में सदस्यों को पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यही राज्यसभा में सांसदों को चुनने का काम करते हैं। कहाँ के? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं यही क्या काम करते हैं? यही राज्यसभा में सदस्यों को चुनने का काम करते हैं। अर्थात इनके लिए वोट डालने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यों की विधानसभा के सदस्य। अर्थात कौन से सदस्य? राज्यों की विधानसभा के जो आप विधायक जिनको चुनते हो, यही लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये राज्यसभा के सांसद के लिए कहीं ना कहीं मतदान करने का काम करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अर्हताओं की बात करें, योग्यताओं की बात करें, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ठीक वैसी ही योग्यताएं जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होती हैं, बिल्कुल वैसी ही योग्यताएं, बस आयु में अंतर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य के लिए हम लोग आयु 25 वर्ष देखेंगे। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य की निर्वाचन सूची में यदि उसका नाम आता है तो राज्यसभा का सांसद बनने योग्य योग्यता रखता है। क्लियर? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और सारे के सारे प्रावधान किसकी भांति होंगे? सारे के सारे प्रावधान जो होंगे वो लोकसभा में जो कहीं ना कहीं अर्हताएं होती हैं, वो सारी सारी अर्हताएं यहाँ पर रखने वाला व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। क्लियर? निर्वाचन जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष हमने बताया था। और अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है राज्यसभा का, वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतलब हमने तो वोट नहीं डाला ना, जनता द्वारा वोट डाल करके यहाँ पर सांसद नहीं चुन रहा है, तो ये कैसे जाएगा? ये जो जनता ने जिसको चुन करके अपनी विधानसभा में पहुंचाया, इसका मतलब राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए वोट डालने का काम किया जाता है। और कैसे किया जाता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इनके लिए जब वोट डाले जाते हैं, इनके लिए इनका निर्वाचन जो होता है वो कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर होता है और आंशिक खुला मतदान होता है। राष्ट्रपति के लिए आपने देखा था गुप्त मतदान का प्रावधान है। राज्यसभा के लिए आप देख रहे हैं खुला मतदान होता है। जो बैलेट पेपर इनको दिया जाता है, और वो बैलेट पेपर जब इनको दिया जाता है तो वो जिस राजनीतिक दल से आते हैं उन राजनीतिक दल को वरीयता क्रम आधार एकल संक्रमण का जो कहीं ना कहीं प्रावधान इसमें प्रयोग किया जाता है, ये अपने सदस्यों को दिखा करके फिर वोट कहीं ना कहीं डालने का काम करते हैं। किसको करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के लिए करते हैं। मतलब एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या होता है कि जैसे एकल संक्रमण मत प्रणाली में कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इनको जब वोट दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? तो इनको वोट जब दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है कि ये जो कुल सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनकी जो उनका जो मत होता है, मत मूल्य होता है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं वोट दिया जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि तुलनात्मक आधार पर अगर हम लोग देखें, अमेरिका में और भारत में, अमेरिका के आधार पर देखें और हम लोग भारत के आधार पर देखें, तो भारत में तो एक विधायक का मतमूल्य निर्धारित किया जाता है और मतमूल्य जो निर्धारित किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे क्या होता है कि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। और 50 राज्य में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिस्ट प्रणाली के माध्यम से अमेरिका में जो सदस्य आते हैं, ये कैसे आते हैं? ये लिस्ट प्रणाली के माध्यम से आते हैं, लिस्ट प्रणाली के माध्यम से आते हैं। तो जैसे 50 राज्य हैं और 50 राज्य हैं, तो इन 50 राज्यों में से निर्धारित सदस्य कर लिए जाते हैं और वह सदस्य जो होते हैं प्रत्येक राजनीतिक दल से अपने अपने सदस्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, राज्यों के आधार पर सदस्यों को यहाँ पर लाया जाता है। मतलब अगर 50 राज्य हैं तो 50 राज्य में सदस्य जो आएंगे, अगर एक एक आएंगे या दो दो आएंगे, तो प्रत्येक राज्य से दो दो सदस्य यहाँ पे आएंगे, प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य यहाँ पे आएगा। मतलब जितने स्टेट उतने ही सदस्य यहाँ पर आते हैं। क्लियर है? कैसे आते हैं? लिस्ट प्रणाली के माध्यम से आते हैं। और लिस्ट प्रणाली के माध्यम से आते हैं तो इनकी लिस्ट प्रणाली में जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो कैंडिडेट से नहीं की जाती है, राजनीतिक दल को देख करके यहाँ पर ये चुनाव करवाया जाता है अमेरिका में। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में राज्यों को देखकर नहीं, यहाँ पर भारत में क्या होता है, भारत में राज्यों को देख करके नहीं, राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सदस्य आते हैं। जैसे राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सदस्य कैसे आते हैं, जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में उतने ही ज़्यादा विधायक होंगे। अर्थात भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आने वाले हैं राज्यसभा में वो कहाँ से आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो सर्वाधिक सदस्य कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तो अभी इसको समझ लेते हैं किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि राज्यों की जनसंख्या, जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य में
विधायक ज्यादा होंगे तो विधायक के मत मूल्य के आधार पर यहाँ पर कैसा मतदान किया जाता है, आंशिक खुला मतदान किया जाता है। आनुपातिक, एकल संक्रमण, मत प्रणाली, वरीयता आधार, ये आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी और फिर अन्य आधार पर भी हम लोग इसको सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आंशिक खुला मतदान जो होता है वो क्या होता है। जैसे अगर आपने बोला कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो किस आधार पर कार्य करता है, जिस दल के जितने प्रतिशत वोट होते हैं उतने ही सदस्य चुने जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिस दल के पास जितने प्रतिशत वोट होते हैं उतने ही सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। मतलब कि जिस दल के पास जितने ज्यादा विधायक होते हैं वो अपने उतने ही ज्यादा सदस्यों को यहाँ पर चुन करके भेजते हैं। जैसे अमेरिका, मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका में लिस्ट प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन होता है और भारत में जो होता है वो कैसे होता है, एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में किस संदर्भ की बात करें तो भारत में कितने राज्यों से कितने सदस्य यहाँ पर आते हैं। तो जैसे हम बात करें भारत में कितने राज्यों से कितने सदस्य यहाँ पर आते हैं तो इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमारा यूपी है, तो यूपी से सबसे ज़्यादा सदस्य आते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य आते हैं। क्लियर है। तो सर्वाधिक सदस्य कहाँ से आते हैं, सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो सदस्य आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। ये आपका यहाँ ये जो क्षेत्र है आपका, ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और महाराष्ट्र से जो सदस्य आते हैं वो कितने आते हैं, 19 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं, 19। महाराष्ट्र से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, 19 सदस्य आते हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो नंबर 2 पे सबसे अधिक जो सदस्य आते हैं वो किस राज्य से आते हैं, वो आते हैं आपके महाराष्ट्र से। नंबर 1 पे किस राज्य से आते हैं, यूपी से। नंबर 2 पे किस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कितने सदस्य आते हैं, 19 सदस्य आते हैं। तीसरे नंबर पे आपका ये जो क्षेत्र पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा पूरा आपका तमिलनाडु है। कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु क्षेत्र है। और तमिलनाडु से कितने सदस्य आते हैं, तमिलनाडु से यहाँ पे आते हैं 18 सदस्य। कितने सदस्य आते हैं, तमिलनाडु से 18 सदस्य। मतलब पहले नंबर पे आपका ये हो गया यूपी, नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे आपका कौन सा राज्य हो गया, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र राज्य हो गया। और नंबर 3 पे आपका कौन सा राज्य हो गया, सर्वाधिक तीसरे नंबर पे राज्यसभा में पहुंचने वाले सदस्य जो होते हैं वो किस राज्य से होते हैं, तो तमिलनाडु राज्य से कितने सदस्य पहुंचते हैं, 18 सदस्य पहुंचते हैं। अगर हम लोग आगे और देखें यहाँ पर, तो चौथे नंबर पे जो राज्य आपका है वो पश्चिम बंगाल है। ये पूरा पूरा पश्चिम बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल से या पश्चिम बंगाल से अगर हम लोग बात करें, पश्चिम बंगाल से जो सदस्य आते हैं यहाँ पर कितने आते हैं, 16 सदस्य आते हैं। ये यूपी के पास लगा हुआ आपका कौन सा क्षेत्र है, बिहार क्षेत्र है। तो बिहार से भी कितने सदस्य आते हैं, तो बिहार से भी कितने सदस्य आते हैं, 16 ही सदस्य आते हैं। यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र हो गया, फिर बीच में गोवा पड़ेगा और फिर एक कर्नाटक। तो यहाँ पर देखेंगे आपको राज्य मिलेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक से कितने सदस्य आते हैं, तो कर्नाटक से यहाँ पर 12 सदस्य आते हैं। कर्नाटक के बाद अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश आपको ये मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं, तो आंध्र प्रदेश से आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 सदस्य आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के बाद, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एमपी से भी कितने सदस्य आते हैं, 11 सदस्य आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान से कितने सदस्य आते हैं, 9 सदस्य आते हैं। राजस्थान के बाद अगर हम लोग बात करें राजस्थान से कितने सदस्य होंगे, राजस्थान से 10 सदस्य होने चाहिए। राजस्थान से कितने सदस्य होंगे, राजस्थान से भी कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। क्योंकि एमपी से कितने आ रहे हैं, 11 आ रहा है। और राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य आ रहे हैं, 10 सदस्य राजस्थान से आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर आएगा आपका उड़ीसा। और उड़ीसा से कितने सदस्य आते हैं, तो उड़ीसा से देखेंगे यहाँ से भी कितने सदस्य आएंगे, आपके 10 सदस्य आएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर केरल से,
क्योंकि अब घटते हुए क्रम में चल रहे हैं ना, अब थोड़े सदस्य संख्या कम हो रही है। तो ये राज्य कौन सा है बेटा? केरल है। और केरल से कितने सदस्य आ रहे हैं? केरल से सदस्य आएंगे 9 सदस्य आएंगे। केरल से कितने सदस्य आएंगे? 9 सदस्य आएंगे। क्लियर? तो यहां पर देखना, केरल से सदस्य कितने आ गए बच्चा? केरल से 9 सदस्य आ गए हैं। इसके बाद में आप पंजाब देखेंगे, तो पंजाब वगैरह जो पड़ेगा आपका वो ये पड़ रहा है पंजाब। तो पंजाब में राज्यसभा में, पंजाब राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं? तो पंजाब से आते हैं हमारे 7 सदस्य आते हैं, और 7 सदस्य पंजाब से आते हैं। और असम से भी कितने सदस्य आते हैं? असम से भी 7 सदस्य आते हैं। एक और राज्य जहां से 7 आते हैं, तो तेलंगाना। किस राज्य से? तेलंगाना से। तेलंगाना से कितने सदस्य आते हैं? 7 सदस्य आते हैं। क्लियर है? पंजाब से 7 सदस्य आते हैं, असम से 7 सदस्य आते हैं, और तेलंगाना राज्य से भी कितने सदस्य आते हैं? 7 सदस्य आते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो झारखंड है हमारा, तो झारखंड से कितने सदस्य हो गए? तो झारखंड से हमारे 6 सदस्य हो गए। इसके अलावा हरियाणा हो गया। झारखंड जो है हमारा, झारखंड से कितने सदस्य हो जाएंगे? झारखंड से 6 सदस्य हो जाएंगे। ये हरियाणा है, तो हरियाणा से कितने सदस्य हो जाएंगे? 5 सदस्य हरियाणा से हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ से भी 5 हो जाएंगे, और छत्तीसगढ़ से भी 5 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ से 5 हो जाएंगे, हरियाणा से 5 हो जाएंगे। इसके अलावा बचे हुए जो राज्य हैं आपके, तो उन राज्यों से 3-3 सदस्य हैं। और फिर बिल्कुल आखिरी में जब पहुंचेंगे तो जो संघ शासित प्रदेश रह रहे हैं उन राज्यों से लगभग 1-1 सदस्य कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं। तो इन सारे सदस्यों को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। ये 245 सदस्य जो आप देख रहे हैं, ये जो 245 सदस्य आप राज्यसभा में देख रहे हैं, तो वो इतने राज्यों से आपको देखने को मिलेंगे। कितने राज्यों से? इतने राज्यों से इतने सदस्य आपको देखने से यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर होती बातें? आगे देखते हैं, देख लो इसको और स्क्रीनशॉट लेके चलते रहना, और इसको कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में भी नोट करते रहना। आगे अगर हम लोग देखें कि राज्यसभा में जो कहीं ना कहीं निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, वो अमेरिका में तो लिस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, लेकिन भारत में यहाँ पर जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है? एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर राज्यसभा का निर्वाचन यहाँ पर किया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, तो कार्यकाल राज्यसभा का अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। यहाँ पर सदस्यों का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया गया। कितने वर्ष का किया गया? 6 साल का। राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा हमारा कैसा? उच्च सदन है। राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, और ये स्थायी सदन है। इसका मतलब यहाँ पर जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। तो ये सदन हमारा कैसा है? ये सदन हमारा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल कै वर्ष का होता है? 6 वर्ष का यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य 1/3 क्या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं। तो प्रत्येक कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में क्या करते हैं? ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और इनकी जगह पर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहां पर राज्यसभा का जो गठन किया गया था 1952 में, 1952 में, तो 1952 में जब गठन किया गया था तो एक लॉटरी सिस्टम लगाया गया था। कौन सा सिस्टम? लॉटरी प्रणाली के माध्यम से। लॉटरी प्रणाली के माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहली बार राज्यसभा का गठन किया था। लॉटरी सिस्टम क्या होता है? लॉटरी सिस्टम ये होता है, जैसे मैंने बोला राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 साल का होता है, और जब राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है तो इस चक्र को निरंतर बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए, तो सदस्यों की नियुक्ति एक साथ तो नहीं की जा सकती थी ना। अगर एक साथ हम लोग सदस्यों की नियुक्ति करते तो 6-6 साल, 6-6 वर्ष का कार्यकाल सबका एक साथ खत्म होता, और एक साथ फिर नए सदस्यों की नियुक्ति होती। जबकि आपसे क्या कह रहा है? प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं सदस्य, और उनकी जगह कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में कहीं ना कहीं जाते हैं। 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और 2 साल में 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होकर के जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर यह सदन कभी भी एक साथ खाली नहीं होता है ना, इसीलिए तो ये स्थायी सदन है। यहां पर सदस्य तो बने ही रहते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं? निर्वाचित होकर के जाते हैं। तो जब पहली बार यहां पर
इसका गठन किया गया था, तो हम लोगों ने सबसे पहली बार यहाँ पर जब इसका गठन किया तो लॉटरी सिस्टम या लॉटरी प्रणाली के माध्यम से हम लोगों ने इसका गठन किया था। तो 1/3 सदस्य को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर निर्वाचित किया था। तो जो सदस्य 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा वो 1954 में क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्लियर। 1/3 सदस्य को हमने 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया था, वो 1956 में रिटायर हो जाएगा। और एक हमने 1/3 सदस्य को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया था, वह 1958 में रिटायर हो रहा है। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि राज्यसभा में जो हम लोगों ने पहली बार सदस्यों को यहां पहुंचाया था, तो जब पहली बार सदस्यों को यहां पहुंचाया था 1/3 सदस्य की बात की, 1/3 सदस्य की बात की, तो ये हम लोगों ने पर्ची डाली थी और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जिन जिन सदस्यों का नाम 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आया था, 2 साल का कार्यकाल दिया गया। जिन सदस्यों का नाम 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए आया था उनको हम लोगों ने 4 वर्ष का कार्यकाल दिया था, और जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए आया था उन सदस्यों को हम लोगों ने 6 वर्ष के लिए यहाँ पर लेकर आए थे और इनको निर्वाचित करने का कार्य किया था। और इसके बाद से निरंतर वही प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, उनके स्थान पर नए सदस्य आएंगे। और इस प्रणाली के माध्यम से आज हमारा जो राज्यसभा है ये निर्धारित कहीं ना कहीं चल रहा है। ये किसी प्रकार से भंग कर, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कि इसको भंग किया जा सके। ये स्थायी सदन है हमारा। क्लियर। बीच कार्यकाल में यदि कोई सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, या फिर कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है, या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो राज्यसभा में उसकी जब सीट खाली होती है तो उपचुनाव कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। और यदि 6 माह के भीतर चुनाव नहीं कराया जा पाता है तो स्थितियां यहां पर अलग हो जाएंगी। कैसी? जैसे मैंने बोला राज्यसभा में 6 माह, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, अनिवार्य चुनाव कराना है, वैसे ही राज्यसभा के लिए भी यहाँ पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य। बस शर्त इतनी है कि जो भी नया सदस्य निर्वाचित होकर के आएगा वह पूरे 6 वर्ष के लिए निर्वाचित नहीं होगा। जो सदस्य अपना पहले कार्यकाल पूरा कर चुका है उसका बचा हुआ शेष कार्यकाल के लिए उसको निर्वाचित किया जाएगा। क्लियर होती है? तो ये बात कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बीच कार्यकाल में अगर सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर उपचुनाव होगा और बचे हुए शेष कार्य के लिए यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। क्लियर होती है? तो हम लोगों ने यहाँ पर राज्यसभा के बारे में ये चीज़ें जान ली हैं। और इनके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा में जो सभापति होता है और राज्यसभा में जो उपसभापति होता है, इसके संदर्भ में आप कितना क्या जानते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला राज्यसभा का सभापति जो होता है ये होता कौन है? वास्तविक रूप से राज्यसभा का जो सभापति होता है ये कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है, क्या ये राज्यसभा का सदस्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसीलिए राज्यसभा का सभापति को हम लोग सब क्या नाम देते हैं? पदेन सभापति नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पदेन सभापति। अर्थात यही व्यक्ति जो होता है ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यही व्यक्ति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर होता है? ये व्यक्ति कौन है? हमारा उपराष्ट्रपति है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में अध्यक्षता वही करता है। राज्यसभा में अध्यक्षता वही करता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखिए कि जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर का जो दायित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति का दायित्व होता है। यह सदन का संचालन करता है और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करता है, लेकिन यह सदस्य नहीं होता है। किसका? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो फिर क्या इसको मत डालने का अधिकार है? यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा का जब सदस्य ही नहीं है तो मत डालने का अधिकार यहाँ पर इसको नहीं होता है। मतलब जो राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, जिसको हमने नाम दे दिया पदेन सभापति, या हमने इसको नाम दे दिया सभापति, या हमने इसको उपराष्ट्रपति बोला है, तो इसको सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
इसके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकसभा स्पीकर के समान होते हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर के समान कार्य तो हमने बोल दिया होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही स्पीकर के पास कहीं ना कहीं अधिकार होते हैं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के पदेन सभापति के पास इसके अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला धन विधेयक को ये प्रमाणित नहीं कर सकता है। पहली बात तो धन विधेयक राज्यसभा में रखा ही नहीं जा सकता है, तो प्रमाणित कैसे करेगा? तो धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। और ये धन विधेयक कहां रखा जाता है? धन विधेयक रखा जाता है हमारा लोकसभा में। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? ये जो हमारा सभापति है, राज्यसभा का पदेन सभापति है, ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी पदेन सभापति या पदेन सभापति जो होता है, ये पदेन सभापति जो होता है, ये अध्यक्षता नहीं कर सकता है संयुक्त अधिवेशन की। तो ऐसी स्थिति में कौन करता है? जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो उपसभापति जो होता है वो क्या कर सकता है? वो यहां पर आकर के अध्यक्षता करता है। इसको भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है। उपसभापति जो होता है ये क्या होता है? ये सीधी सी बात है, ये राज्यसभा का सदस्य होता है। उपसभापति जो होता है राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। कौन? उपसभापति जो होता है। उपसभापति का जब निर्वाचन होता है तो उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है, और जब उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है तो इसका मतलब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। इसको मत डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार सदन में होता है। लेकिन उपसभापति जो होता है, ये राज्य में पदेन सभापति का पद खाली होने पर, राज्य में पदेन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यहां पर राज्य में उपसभापति जो है ये क्या काम करता है? ये सभापति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन कभी भी उपसभापति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर उपसभापति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, कभी भी उपसभापति राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उपसभापति जो है ये राज्यसभा में पदेन सभापति का पद खाली होने पर राज्यसभा में कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन ये कभी भी उपराष्ट्रपति के दायित्वों को नहीं निभा सकता है। क्लियर? क्यों? कारण मैंने बोला कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य में जो पदेन सभापति, राज्यसभा में जो पदेन सभापति था, यही तो उपराष्ट्रपति था, और ये क्या काम कर रहा है? ये वर्तमान में कार्यवाहक क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया। ऐसी स्थिति में राज्यसभा में अध्यक्ष का पद खाली हो गया, पदेन सभापति का पद खाली हो गया, तो उपसभापति पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन मैंने बोला ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आगे आते। तो मैंने बोला उपसभापति जो होता है अपने सदन राज्यसभा में से चुने जाते हैं। ये राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, और ये अपना त्यागपत्र देकर, कैसे? अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं, या इनको अगर हटाया जाएगा तो तत्कालीन बहुमत से इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति को तत्कालीन बहुमत से नहीं हटाया जा सकता है। सभापति को संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर है? जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया पारित की जाएगी, महाभियोग जैसा कहीं ना कहीं प्रस्ताव लाया जाएगा, और इसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा? इसको हटाने के लिए बिल्कुल प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को जब पद से हटाना होता है तो क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन से प्रस्ताव ला सकते हैं? नहीं। जब यहां पर राज्यसभा के पदेन सभापति को पद से हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव कहां से आएगा? राज्यसभा से आएगा। कहां से आएगा? राज्यसभा से आएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कौन ला सकता है? राज्यसभा ही ला सकती है, लोकसभा नहीं ला सकती। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में से कोई भी प्रस्ताव ला सकता था, लेकिन यहां पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सदन में जो प्रस्ताव लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? वो राज्यसभा ही ला सकती है। क्लियर होती हैं? हमने राज्यसभा के बारे में, सीटों के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लिया था,
और इसकी सीटों के साथ साथ हम लोगों ने राज्यसभा में सारी की सारी लगभग बातें यहाँ पर कर ली थी। तो अब हम लोग लोकसभा की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 2 क्लासों में पूरा राज्यसभा को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी ऐसा कोई डाउट है तो उसको आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं लोकसभा की क्लास में। धन्यवाद।